Okay. Muhammad bin Qasim. Birth and early life. Muhammad bin Qasim is the famous Arab general and conqueror of Sindh. Is a proud figure in Islamic history. His full name is Imaduddin Muhammad bin Qasim Saqafi. Underline this. The real and the full name of Muhammad bin Qasim is Imaduddin Muhammad bin Qasim. He was born in Taif in 75 AH. ताइफ से क्या वाक़या याद आया? ताइफ के नाम से क्या बात याद आई? ताइफ, जब प्यारे नबी ताइफ गए थे माइग्रेट करके, तो ताइफ की गलियों में प्यारे नबी को पत्थर मारे थे लोगों ने, और प्यारे नबी को इतने मारे थे, इतने पत्थर मारे थे कि उनके खून जो है वो बह बह के उनके जूतों में जमा हो गया था, इतना मारा था उनको पत्थर। तो जो एक फरिश्ते थे उन्होंने बोला, या हज़रत जिब्राइल ने बोला, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, मगर उन्होंने, किसी फरिश्ते ने शायद बोला कि आप हमें हुक्म दें तो हम ये दोनों पहाड़ों के बीच में इसको मिक्स कर दें, ठीक है, इसको पूरी बस्ती को, ताइफ को हम ख़त्म कर देंगे, दबा के इसको निस्तो नाबूद कर देंगे। तो प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, इस जगह कोई ना कोई ऐसा ज़रूर पैदा होगा जो ताइफ में इस्लाम फैलाएगा और जो मुसलमान होगा और जो अच्छे काम करेगा। तो अब यहाँ पे बहुत दिनों बाद यहाँ पर कौन पैदा हुआ? अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए। According to 694 AD मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा की वफ़ात के बाद, वफ़ात मतलब उनकी टाइम पीरियड के बाद, हिज फादर कासिम, हज़रत वो मोहम्मद बिन कासिम की अब्बू का नाम क्या था? कासिम। बिन का मतलब होता है बेटा, मोहम्मद का मतलब है उनका नाम, बिन का मतलब है बेटा, और बेटे के बाद किसका नाम आएगा? बाप का नाम आएगा जी। तो मोहम्मद बिन कासिम का मतलब होता है कासिम का बेटा, ठीक है, कासिम का बेटा मोहम्मद, और उनका फुल नेम था इमादुद्दीन मोहम्मद, उनका खुद का। देखो, बिन से पहले जो वर्ड्स लगते हैं ना, वो इंसान का खुद का नाम होता है, ठीक है, और बिन के बाद जो नाम लगते हैं वो बाप का नाम होता है, ठीक है। कासिम वॉज द गवर्नर ऑफ बसरा। बसरा वॉज अ बिग academic, cultural and military center at that time. Muhammad bin Qasim acquired education in Taif and Basra. He was 5 years old, underline 5 years old, when his father passed away. Passed away का मतलब, passed away का मतलब गुजर गया। कहाँ से गुजरे थे? कहाँ से गुजर गए थे? passed away, passed away, गुजर गए। कहाँ से गुजर गए थे? दुनिया से। पास्ट अवे का मतलब है इंतकाल कर गए थे। ओके। ड्यू टू हिज एबिलिटीज एंड स्किल्स, मोहम्मद बिन कासिम वॉज रिक्रूटेड इन आर्मी ऑफ डेमस्कस एट द एज ऑफ 14। जब वो 14 साल के थे मोहम्मद बिन कासिम, तो आप क्या करते थे, उनकी एबिलिटीज़ और उनकी जो वो थी ना, स्किल्स थी, क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ पे ये होता था कि सिखाया जाता था, ट्रेनिंग की जाती थी, तो उनको 14 साल की उम्र में ही उनको फ़ौजी ले लिया था, डेमस्कस की आर्मी में भर्ती कर लिया था, एंड रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देयर। मिलिट्री की ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो गई थी, फ़ौज की ट्रेनिंग, एंड गेन्ड अ हाई पोजीशन इन आर्मी ऑन हिज एबिलिटीज़। और उनकी जाहिर है, जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो उनकी पोजीशन बढ़ती जा रही थी। मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ करेजियस, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो बहुत बहादुर थे, हिम्मत वाले थे और
स्ट्रॉन्ग विल्ड थे, मतलब अपने इरादे पे पुख्ता थे, पक्का इरादा करते थे. He had a personality of a very high moral character and eloquent tongue and a smiling face. उनमें ये सारी खूबियाँ थी, मतलब आप जो थे उनका कैरेक्टर भी अच्छा था, ठीक है, और उनकी ज़बान भी साफ थी, बात भी अच्छी और तमीज़ की, और नपी तुली करते थे, ना ज़्यादा बोल रहे हैं ना ज़्यादा कम कर रहे हैं, ठीक है, और मुस्कुराते रहते थे. Older soldiers in the army also respected him very much. This was the period when the chain of Islamic conquest had reached far-flung part from the world. Although some attempts were made to conquer Sindh during the reign of other Muslim caliphs, and decisive conquest of Sindh took place during the reign of Umayyad Caliph bin Walid bin Abdul Malik by Muhammad bin Qasim. मोहम्मद बिन कासिम जो थे ना, उनके थ्रू ये सिंध जो था ये फतह हुआ था, और उनका जो कैलिफ थे वो थे उमैयद कैलिफ वलीद बिन अब्दुल मालिक. कंटिन्यू. रीजंस फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. सिंध को कॉन्क्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ठीक है, क्या ज़रूरत थी जो कॉन्क्वेस्ट करना पड़ गया सिंध को? अरमान. There may be various reasons for the conquest of Sindh. However, the immediate cause of the invasion of Sindh was that the many Muslim merchants lived with their families on Serendip Island, some of whom died. Serendip's king Raja wanted to establish good relations with Muslim caliph. So he got an opportunity to access the court of caliph through a caravan. अच्छा, अब ये ना सिंध का आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि वहाँ पर एक राजा होता था, और राजा तो था वो कोशिश करता था कि मुसलमानों से और मुसलमान के खलीफाओं से जो वहाँ के मर्चेंट्स थे उनसे वो दोस्ती रखे, अच्छी बातचीत रखे. विच वॉज गोइंग टू कूफा. अच्छा जी, अब क्या हुआ कि उसको एक मौका मिला कि जो मर्चेंट्स होते थे ना वो उसमें ना सवारियों में रह के, सवारियों को रेडी करके लेके जाते थे अपने साथ, क्योंकि वो तो बहुत अरसे के लिए ट्रैवल करते थे, तो वो जा रहे थे कूफा की तरफ. ही गेव द गिफ्ट्स टू द विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ द डिसीज्ड मर्चेंट्स एंड डिपार्टेड देम. उनको राजा ने क्या किया, जो बेवाएं थीं और ऑर्फन्स थे उनको तो उनको ऑर्फन्स को भी तोहफे दे के भेजा कि उनके लिए, ठीक है. देयर वर सम पिलग्रिम्स ऑल्सो ऑन द शिप. कुछ ऐसे भी लोग थे जो समंदरी रास्ते से आ रहे थे, ठीक है. ड्यू टू द एडवर्स winds the ship anchored. Sit straight, सीधे बैठिए. Anchored at the coast of Dibel in Sindh. अच्छा, अब हवाएं इतनी चल रही थी तो जो कश्तियाँ थीं वो सिंध के कॉर्नर पे आकर रुकी. There the governor was Raja Dahir in Dibel. The governor along with the army brutally robbed Muslim travelers and. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंध में जब आकर रुकी ना कश्तियाँ, तो राजा दाहिर एक अलग वो था वहाँ का गवर्नर ने आर्मी के साथ मिलके जो ट्रैवलर्स थे उनको कैद भी कर दिया और उनका सारा माल भी लूट लिया, और औरतों और बच्चों को भी कैद कर दिया.
कि भाई ये सब, अब कैद का मतलब ये होता है कि वो उनके गुलाम बनाएंगे, अब उनको नौकर बनाएंगे. Some of the Muslims somehow escaped from the prison. They reached Iraq and reported the whole situation to Hajjaj bin Yusuf. वहाँ से कुछ मुसलमान जो ट्रैवलर्स थे वो वहाँ से भाग निकले और इराक पहुँच गए. और इराक पहुँच के इराक का जो ये जो सारा मामला था उन्होंने बताया हज्जाज बिन यूसुफ को, जो वहाँ के इराक के गवर्नर थे. They told him that when the widow was being robbed of her belongings, she shouted. जब उन्होंने बताया कि जब एक बेवा को उसका सामान लूट रहे थे, उसकी सारे पैसे, उसकी मेहनत का सारा सामान जब छीन रहे थे उससे, तो वो चीखी और चिल्ला के बोली, हज्जाज हेल्प मी, ओ हज्जाज हेल्प मी. उस राजा के नाम ले रही थी जो इराक का राजा था, इराक का गवर्नर था, उसका नाम लेकर उसको पुकार रही थी. हज्जाज बिन यूसुफ हैड ग्रेट इफेक्ट ऑफ दिस बाय दिस इंसिडेंट. हज्जाज बिन यूसुफ पर बहुत असर हुआ इस बात का कि यार वो औरत जो थी, बेवा थी, उसको मुझ पे कितना यकीन था जो वो मेरा नाम लेकर कह रही थी कि मुझे बचाओ. He immediately responded to the woman's voice and wrote a letter to Raja Dahir of Sindh. राजा दाहिर को उसने, हज्जाज ने फ़ौरन एक लेटर लिखा that our people should be released in the respectful manner and their wealth and belongings should be returned and culprits should be punished. उन्होंने कहा राजा दाहिर को, हज्जाज ने, कि हमारे लोगों को छोड़ दो और इज्जत के साथ उनका सामान वापस करो, ठीक है, और जिसने ये किया है उनके साथ जुल्म, उनको सजा दो. राजा दाहिर रिप्लाइड वेरी ब्लंटली. अब राजा दाहिर ने बड़ा साफ और बड़ा कड़क जवाब दे दिया. इट वॉज डन बाय पायरेट्स, कि वो तो किसी और जो समंदरी डाकू होते हैं, पायरेट्स, उन्होंने किया है, हमने नहीं किया. ऑन होम आई हैव नो कंट्रोल, उन पर मेरा कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मेरा बस नहीं है, क्योंकि वो समंदर में कौन आकर लूट के गया है हमें तो नहीं पता. You should come yourself and free your prisoners and take back the robbed things. आप खुद आ जाएं और अपने लोगों को ले जाएं आके, हमने कुछ नहीं किया और हमें पता भी नहीं. While the reality was opposite to this, हालांकि असलियत इसके बिल्कुल बरक्स थी. The Muslims were imprisoned in the jail of Dibel, cost of राजा दाहिर. राजा दाहिर की वजह से वो सब मुस्लिम जो थे वो जेल ऑफ डिबेल में क्या थे, प्रेजेंट थे. अपॉन रिसीविंग दिस रिप्लाई, हज्जाज बिन यूसुफ इंटेंडेड टू अटैक ऑन सिंध. हज्जाज बिन यूसुफ ने सोचा कि अब मैं ना यहाँ पर हमला करता हूँ, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हमें मदद और हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, हमें मदद नहीं कर रही. फर्स्ट सेंडिंग 2 जनरल्स, इन्होंने सबसे पहले ना हज्जाज ने 2 अपने जनरल्स को भेजा, अब्दुल्ला बिन निभान अस्लामी और बुदैल बिन तोहफा मजाई. वन आफ्टर द अदर, बट दे डिड नॉट सक्सीड. एक एक करके उनको भेजा मगर वो कामयाब नहीं हो सके. मोहम्मद बिन कासिम एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. Then Hajjaj bin Yusuf ordered Muhammad bin Qasim. फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने ना मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर किया. उनके जो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हज्जाज बिन यूसुफ के कज़न के बेटे थे, ठीक है. टू एडवांस टूवर्ड्स सिंध, कि आप सिंध की तरफ बढ़ें. एट दैट टाइम मोहम्मद बिन कासिम वॉज द ओनली 17 years old. 17 साल के थे सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम. Hajjaj bin Yusuf sent 6,000 troops with the necessary equipments to Muhammad bin Qasim. 6,000 लोगों को असलह के साथ, सामान के साथ भेजा मोहम्मद बिन कासिम के साथ कि जाओ और सिंध की तरफ बढ़ो. There were 5 catapults along with the horses and camels in the army which were used to throw
heavy stones at the enemy front, enemy forts. अब उसमें जो भेजा गया था, उस जो सामान भेजा गया था उसमें जानवर भी थे, कैमल भी थे, घोड़े भी थे, और वो जो नहीं होता ऐसी गाड़ी होती है जो बम फेंकती है, वो भी थी। टैंक्स भी थे, टैंक की तरह के होते हैं वो। The 5 catapults along with the horses were and the camels were in the army, which were used to throw the heavy stones at the enemy's fort. The biggest catapults was the Arus. जो सबसे बड़ा जो वो था। Why are you even looking at him? Why do you want to look at him? Either you look at me or in the book. Understand? जो सबसे बड़ा तोप था, जो टैंक था, उसको वो था आरूस. When Muhammad bin Qasim reached Makran from Shiraz, the Muslim governor of Makran assisted him with more 3,000 troops. जब मकरान पहुंचे तो मकरान के भी लोगों ने और वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने उसको 3,000 लोग और दिए कि चलो. Now Muhammad bin Qasim reached Dibel with 9,000 soldiers. 9,000 soldiers के साथ मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुँचे? सिंध पहुँचे, डिबेल पहुँचे, डिबेल. Conquest of Dibel port. ठीक है. At the end of 92 AH, Muhammad bin Qasim laid siege to Dibel port. The siege lasted for 6 months. वहाँ पे उन्होंने डेरा डाल दिया डिबेल पोर्ट पे. पोर्ट होता है जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, पानी के जहाज़ उतरते हैं, रुकते हैं. वहाँ से दूसरे मुल्कों में, क्योंकि समंदर से रास्ता जो है वो दूसरे मुल्कों में भी पहुँचाया जाता है. ठीक है. सामान इसी तरह ट्रेडिंग होती है, अभी भी आजकल भी होती है. चाइना से जो बड़ा बड़ा कंटेनर्स आते हैं वो ज़्यादातर समंदर के थ्रू आते हैं, समझ आई, और पोर्ट कासिम की तरफ आते हैं. तो ये डिबेल पोर्ट उन्होंने पकड़ लिया और रख लिया. ज़ुक्रुफ सिट स्ट्रेट. और 6 महीने तक उन्होंने वहीं पर अपना डेरा डाल के रखा. But the city was not conquered. Finally, according to the instructions of Hajjaj bin Yusuf, the catapults was installed at the certain angle and the stones were thrown into the city. आखिरकार बमबारी शुरू कर दी, पथराव शुरू कर दिया हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से. Meanwhile, Muhammad bin Qasim came to know that as long as the dome in the center of the city was safe, the spirits of the people would remain high. उनको मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि वो होमवर्क अच्छा करके रखते थे, तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जब तक जो बड़ा जो सेंटर ऑफ द डोम, जो डोम है ना, बहुत बड़ा एक जगह है, एक बहुत बड़ा गुंबद है या एक बहुत बड़ी सी इबादत गाह है जो वहाँ पर सिंध में है, सेंटर में. अगर वो तोड़ दिया ना तो लोग ज़्यादा डर जाएंगे कि लो जी ज़्यादा वो हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई. अगर वो सलामत है तो लोग इतना डरेंगे नहीं, छोटे मोटी बमबारियों से लोग डरेंगे नहीं. सो मोहम्मद बिन कासिम significantly, specifically target the dome. The dome's fall demoralized the city's people, and the ruler of Raja Dahir left the city. जैसे तो फिर ना मोहम्मद बिन कासिम ने टारगेट किया उस डोम को, और वो डोम जैसे ही गिरा लोग ऐसा डरे, और राजा दाहिर जो था वो क्या किया, वो फौरन भाग गया. He escaped, he left the city and ran away. After the conquest of डिबेल फतह हो गया. जब वहाँ का राजा ही भाग गया तो फिर वो जगह फतह हो गई.
Mohammed bin Qasim freed the Muslim prisoners and Buddhist priests from oppressive Hindus. उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों को भी आज़ाद कराया. व्हाट इज दिस? मुसलमानों को भी आज़ाद कराया और जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे जिनके ऊपर हिंदू ज़्यादा जुल्म करते थे उनको भी सारे मजलूमों को आज़ाद कराया, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो. अच्छा, हम जो भी पढ़ते हैं इसमें हर चीज़ में कहीं ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही आज़ाद कराया गया. हमेशा ये है कि इंसानों को, जो भी इंसान जुल्म का शिकार हो रहा है उसके लिए बेहतरी की गई. यस और नो? दिस लेड बुद्धिस्ट टू सपोर्ट मुस्लिम्स. अच्छा, अब जब ये देखा तो बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने मुस्लिम का सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि मुसलमान उनकी मदद कर रहे थे और खुला सपोर्ट करते थे, खुलेआम. ये नहीं कि डर हो, शर्म हो, नहीं. बुद्धिस्ट साफ कहते थे कि वी आर विद मुस्लिम्स, हम मुसलमानों के साथ हैं. मोहम्मद बिन कासिम maintained rules and regulations in the city and built a mosque. अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने ना वहाँ पर रूल शुरू किया और वहाँ पर अच्छी सी मस्जिद बनाई. For the first time after the conquest of Dibel, the footsteps of Muslims in Sindh were firmly established. अब मुसलमानों की जड़ें सिंध में क्या होने लगी? मजबूत होने लगी. ठीक है. मोहम्मद बिन कासिम हैड नॉट येट मेट राजा दाहिर. मोहम्मद बिन कासिम की मुलाकात अभी तक राजा दाहिर से नहीं हुई थी. राजा दाहिर क्या हो गया था? वो तो फौरन भाग चुका था. द बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर. अच्छा जी, अब क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की अब लड़ाई होगी. ठीक है. मोहम्मद बिन कासिम, द किंग ऑफ सिंध, राजा दाहिर वॉज प्रेजेंट विद हिज आर्मी नियर अरोर फोर्ट. अरोर फोर्ट के पास वो मौजूद था अपनी आर्मी लेकर. कौन? राजा दाहिर. 5 miles अवे फ्रॉम रोहड़ी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस. क्या हुआ? So Muhammad bin Qasim, through his war skills and strategy, crossed the river Indus by building a bridge for boats. अब क्या हुआ? राजा दाहिर जो था वो अरोर फोर्ट के पास जाकर खड़ा हो गया अपनी आर्मी लेकर कि अगर मुझ पर हमला किया तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा. जी अरीबा, आप सुन रही हैं ना? यस. तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिवर इंडस को क्रॉस किया और वहां पर बोट्स का इंतजाम किया कि बोट्स, जो कश्तियां हैं, वो वहां पर रेडी खड़ी रहें. ठीक है. इन रमज़ान फर्स्ट, पहली रमज़ान को 93 AH, अकॉर्डिंग टू जून 712 AD, द बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर स्टार्टेड. अब इस तारीख को जंग इनकी शुरू हुई, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की. राजा दाहिर केम टू द बैंक ऑफ द रिवर इंडस विद 100 एलिफेंट. राजा दाहिर जो था वो रिवर इंडस के कोने पे आकर के खड़ा हो गया 100 ऊंटों के साथ. हाथी. यस, 100 हाथी के साथ खड़ा हो गया और 10,000 आर्म्ड कैवलरीज एंड 30,000 इन्फेंट्रीज. ये अपनी, मतलब उसने पूरी फौज अपने घोड़ों के साथ और सब रेडी करके अपनी फौज रेडी कर ली. हाँ. While the number of मोहम्मद बिन कासिम्स आर्मी was 12,000. अब मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी वो थी ही सिर्फ 12,000 की और इसके पास तो बहुत ज़्यादा थे. 30,000 तो घुड़सवार थे और 100 तो घोड़े थे और 1000 आर्म्ड कैवलरीज थी. मतलब
The battle continued for 10 days. 10 दिन तक ये लड़ाई चलती रही. The Muslims were unable to do anything in front of the strong elephants. मुसलमान जो थे वो कुछ इतने मजबूत और पावरफुल एलिफेंट्स के आगे मुसलमान कुछ कर नहीं पा रहे थे. Finally, on the 10th day, the Muslims started throwing flammable liquid on the elephants with pumps, from which they fled. Raja Dahir's elephant also ran away from the field. अच्छा, फिर क्या हुआ? 10वें दिन उन्होंने किसने? मोहम्मद बिन कासिम लोगों ने, उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने ये किया कि फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है, फ्लेमेबल का मतलब है जिसमें आग लग जाए, पेट्रोल टाइप का, हाँ, वो उसकी जो वो फेंकना शुरू किया. किस पे? एलिफेंट्स पे, हाथियों पर वो फेंकना शुरू किया. तो सारे हाथी जो थे वो जलने लगे, तो वो भाग गए. और राजा दाहिर का भी हाथी वो भी भाग गया. एंड सैट इन द नियर बाय लेक, और भाग करके जाकर लेक में जो पानी था उधर जाकर हाथी बैठ गए, क्योंकि वो जल रहे थे ना, आग लग रही थी. हमारा भी अगर हाथ जल जाए, हम सबसे पहले अपना हाथ कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं ना, क्या ये जलन कम हो. Raja Dahir came down from the elephant and fought on foot until the Arab Mujahid killed him. बस फिर राजा दाहिर जब नीचे उतरा हाथियों से, तो फिर यही हुआ. Yes, what do you want from there? What do you want? अभी छोड़ दो, वो कर लीजिए, वो करके मेरे पास ले आएगी, ठीक है. जैसे ही वो नीचे उतरा राजा दाहिर, तो जब हाथ से मार रहा तो आसान था मारना. यस और नो? बस, तो फिर वो खत्म हो गया, मर गया. देन मुस्लिम्स एंटर्ड द फोर्ट विक्टोरियसली. बिसाइड्स फाइटर्स, पीसफुल सिविलियंस वर नॉट अटैक्ड बाय द मुस्लिम्स. सिर्फ मुसलमानों ने एनिमीज को, दुश्मनों को मारा, आम लोगों को उन्होंने नहीं मारा. In this battle, a lot of booty came in the hands of Muslims, and thus on Ramzan 10th, 93 AH, according to June 20th, 712 AD, the Muslims defeated the Raja of Sindh. अब 10 रमज़ान को मुसलमानों ने राजा को भी ख़त्म किया सिंध के, और सिंध पर कब्जा कर लिया, वो कॉन्कर कर लिया. मोहम्मद बिन कासिम स्टाइल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब वहाँ का राजा, नया राजा कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम. जो राजा होगा उसका राज होगा, जो राज होगा उसके रूल्स होंगे. यस और नो? अब मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह के रूल बनाए लोगों के लिए, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह के रूल बनाए, जो उन्होंने फतह किया, तो अब लोग कैसे जिएंगे वहाँ उनके राज में. मोहम्मद बिन कासिम स्टेड 3.5 years इन सिंध. 3.5 साल वो सिंध में रहे मोहम्मद बिन कासिम. ही स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम डिबेल पोर्ट. उन्होंने अपनी जो फतह थी, जो जंग थी, जो काम था, वो उन्होंने डिबेल पोर्ट से शुरू किया और एंड किया मुल्तान में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट which Muhammad bin Qasim established in Sindh was exemplary in law and order and justice. Muhammad bin Qasim spread a network of mosques in all the areas. अब ये देखो कि ये जड़ कहाँ से शुरू हो रही है, मोहम्मद बिन कासिम इस दुनिया में कैसे आए हैं? ताइफ से. ताइफ के लोगों को माफ किसने किया था? प्यारे नबी ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने माफ कर दिया था उनको.
तो उन्हीं के बच्चों में से, औलादों में से हजरत मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया। सिंध फतह करके वहाँ के लोगों को, जहाँ हम रह रहे हैं सिंध में, यहाँ पे कई कई मस्जिदें बनाई, लोगों को आज़ादी दी कि भाई आज़ाद हो। सिर्फ मुसलमान नहीं, सब आज़ाद हैं। आप अपनी, जैसे आप सुहानी आप जाती हैं, करीना आप जाती हैं अपने टेम्पल में अपनी वर्शिप करने, आपको वहाँ पे कोई मुसलमान आके मारता है, रोकता है, टोकता है कि नहीं करो शिवानी? नहीं रोकता टोकता। आप आज़ाद है ना, आपका जब दिल चाहे आप जा सकती हैं। किसी से सवाल जवाब कोई आपसे करता है कि क्यों जा रही हो, बुरी हो, गंदी हो, तुम्हारे थॉट्स गलत हैं, कोई ऐसे करता है? करता है तो बताएं मुझे। नहीं करता कोई आपको, आपका पड़ोसी आपके साथ ये करता है कि नहीं तुम जो हो वो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी चीज़ हम नहीं खाएंगे, ऐसा कोई करता है? नहीं। बल्कि आप लोग हम यहाँ पर सब उसमें हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। कोई ऐसा है कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे? नहीं। कोई ऐसा है कि हम इसको किसी चीज़ में हिस्सा नहीं देंगे? सब। तो ये किसकी वजह से, ये रूल एंड लॉ किसने शुरू किया? शुरू प्यारे नबी ने किया था कि सबको आज़ादी देनी चाहिए, सबके आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई आपको ये कहता है कि नहीं जी तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम पत्थरों को कर रही हो, तुम गुनाह कर रही हो, कोई कहता है आपको? आपकी आज़ादी, आप कुछ भी करें। इसी तरह मुसलमानों को भी हमारे यहाँ, हम में, यस सीधा मुसलमानों में भी मैंने नहीं देखा, मैं तो मुस्लिम हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नहीं देखा किसी भी नॉन मुस्लिम को ये कहते हुए पाकिस्तान में, सिंध में, कि तुम गलत कर रही हो। मैंने नहीं देखा, बल्कि मैंने तो सबको प्यार मोहब्बत से रहते हुए देखा है। तो ये किस तरह हुआ? ये प्यारे नबी ने जो शुरू किया था, फिर ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए, उन्होंने सिंध फतह किया, हमारे लिए, सबके लिए एक आज़ादी का माहौल दिया, और मुसलमानों के लिए बहुत सारी मॉस्क्स बनाएंगे, यहाँ पे आके करो। तो प्यारे नबी का ये ड्रीम कितना अच्छे से रियलिटी में चेंज हुआ है ना। प्यारे नबी की पॉजिटिविटी कितनी, और हमको भी यही सीखना चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। ठीक है, अगर आप बदला लेने पे आए, नहीं, आप माफ करें। माफ करने से फायदा कितना हुआ? प्यारे नबी अगर उस वक्त माफ ना करते तो आज हम पता नहीं किस जहन्नुम की जिंदगी गुजार रहे होते, क्योंकि आज मोहम्मद बिन कासिम ये पता ही नहीं करते, ना मस्जिदें होती, ना फ्रीडम होती, हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा होता, हर कोई एक दूसरे को वो कर रहा होता। यस और नो? तो हमको, हम लाख शुक्र करें प्यारे नबी का, अल्लाह ताला का, तो हम सजदे से सर नहीं उठा सकते कि हमको कितना प्यारे नबी के छोटे छोटे फैसलों में भी हमारा आज तक और हमारे आने वाले औलादों का, नस्लों का फायदा है। सिर्फ उस छोटी सी माफी को जो प्यारे नबी ने, इतनी सख्त तकलीफ, अब हमको अगर कोई गाली दे दे, गाली, पत्थर तो दूर की बात है, गाली दे दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? हम भी उसके ऊपर पलट के बोलेंगे। और अगर कोई पत्थर फेंक दे हम पे, तो हम तो मेक श्योर करेंगे कि उसका सर तो फटे, कम से कम इतना तो हम मारें। यस और नो? तो हम में क्या बर्दाश्त है? हम में कोई बर्दाश्त नहीं है। प्यारे नबी को तो इतने पत्थर ताइफ में पड़े थे कि वो खून हो गए थे, उनके जूतों के अंदर खून भर गया था। कितना खून बहा होगा उनका, उनके जूतों में खून आ गया था सारा। और फिर उन्होंने क्या किया? बदले में उन्होंने क्या किया? माफ कर दिया। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके उन्होंने माफ कर दिया कि नहीं, इनके बच्चों में कोई आएगा, इनके बच्चों में कोई आएगा और वो ही शायद इस्लाम का डंका बजाएगा और इस्लाम को फैलाएगा दुनिया में। क्या कह रहे हैं आप भाई? क्योंकि वो उनके गॉड्स को कह रहा था ना, प्यारे नबी उनके गॉड्स को कह रहे थे, कहते थे कि ये फॉल्स है, ये गलत है, इसलिए। तो आपने, वो मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारी मस्जिदें बनाई। उसके बाद he gave religious freedom to Hindus and gave them the land to build temples. ज़मीनें दी और हिंदुओं को कि आप लोग यहाँ पर अपने मंदिर भी बनाएं, ठीक है, ताकि सबको देखो, हमको नमाज पढ़ के ज़ुखरुफ, हमको नमाज पढ़ के सुकून मिलता है ना दिल में। यस और नो? इसी तरह
जो सुकून हमें अपने खुदा से मिलता है उसके पास जाके, यही सुकून हिंदुओं को अपने खुदा से इबादत करने में मिलता है। तो हिंदुओं को हम क्यों डिप्राइव करें? उनको भी हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जाएं अपनी इबादत करें अपने खुदा को, वो भी खुश हों, वो भी सुकून हासिल करें। यस और नो? ऑन द कंडीशंस ऑफ ओबीडियंस he retained the former rules and conquered territories. उन्होंने एक ही शर्त रखी कि सब एक दूसरे का बात मानेंगे, और जो है ना, जो वहाँ के रूलर्स थे, जो जहाँ वहाँ के बादशाह नहीं, मतलब जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे, छोटे छोटे जो रूलर्स थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे, हमें हमारी कुर्सी पे ओहदों पे रहने दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप बात मानेंगे हमारी, आप किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी के भी जुल्म नहीं करेंगे, तो आप रूल करते रहें, ठीक है। इस तरह जो रूलर्स थे उनको रूल करने दिया। ही एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का ख्याल करने के लिए भी उन्होंने पूरा वो बनाया सिस्टम। टैक्स का भी, फार्मर के टैक्स का भी बनाया पूरा सिस्टम, के हुज क्रॉप वॉज लो वॉज वेव्ड। इन शॉर्ट ही केयर्ड फॉर द, मतलब आप देखें उन्होंने सबका ख्याल के सबके रूल्स और लॉज बनाए कि जिसका, जो किसान के अगर खेती नहीं हुई इतनी तो वो टैक्स भी इतना नहीं देगा, जिसकी खेती ज़्यादा हुई है, जिसकी फसल ज़्यादा आई है, जो मुजम्मिल सीधे बैठी है, ज़्यादा आई है, वो टैक्स भी ज़्यादा दे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पर्सनैलिटी इन द आइज ऑफ पीपल। अच्छा, अब लोगों के दिल में, लोगों की नज़र में मोहम्मद बिन कासिम क्या थे और क्या हो गए थे? Muhammad bin Qasim's personality has been very popular in the eyes of the people of Sindh because of he introduced Islam, a great blessing to the people of Sindh. अब सिंध के लोगों की नज़र में वो बहुत अच्छे हो गए थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम बहुत फैलाया वहाँ और फ्रीडम दिया, आज़ादी दी कि भाई जिसको जो करना है वो करे। People of Sindh became aware of monotheism instead of idolatry and superstitions. लोग जो थे सिंध के वो इस्लाम की तरफ आए, अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आए, और पत्थरों को जो वो परस्तिश करते थे, आग की परस्तिश करते थे, या फिर वहमों में रहते थे, वो सब उनका ख़त्म हुआ। They felt their honor, greatness and dignity. उनको अपने अंदर एक बहुत मुतमईन होने शुरू हुए, वो अपना आप अच्छा लगने लगा। The people of Sindh, please turn the pages to page number 90, everyone. People of Sindh who were the victims of the religious ups and downs in the early Brahmins era, उन सबको सुकून मिल गया क्योंकि इनके ऊपर तो पहले बहुत जुल्म होता था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम gave religious and intellectual freedom to everyone and taught human equality. अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम थे ना, ये नहीं थे कि मुसलमान वाह वाह और मुसलमान हिंदू जा, ये नहीं था उनका रूल। उनका ये था कि भाई सब इंसान जो है वो बराबर है, सब इंसान को दर्द होगा, सब इंसान की फीलिंग्स है। मुजम्मिल, a little bit more, now sit straight। तो वो इक्वालिटी पे भरोसा रखते थे, इसीलिए तो सब लोग उनको पसंद करते थे। जैसे हमारी मैडम है, मैडम ने कभी कहा है कि मारिया मुसलमान बच्चों को ना ज़रा पहले 10 मिनट ज़्यादा ब्रेक देना, या मुसलमान बच्चों को, क्योंकि वो खुद मुसलमान है तो वो मुस्लिम बच्चों कोई नहीं, ऐसा करती हैं वो कभी भी नहीं। अगर मुसलमान बच्ची गलत करेगी तो उसकी शामत आएगी, और अगर गैर मुस्लिम बच्ची करेगी गलत काम तो उसकी शामत आएगी। यस और नो? बल्कि मैंने तो मैडम को ये भी देखा है कि मैडम जो है वो जब हमारी असेंबलीज होती हैं तो मैडम सबसे पहले जिया को बुलाती हैं ऊपर स्टेज पे। यस और नो?
कि भाई ये जो हमारी जिया है वो पहली थी जिसने अपने बच्चे हमारे पास भेजे थे, यस और नो? तो ऐसा हमें भी ऐसा बनना चाहिए, हमें भी मुसलमान और गैर मुस्लिम में इक्वालिटी रखनी चाहिए और जो अच्छा काम करे उसको सराहना चाहिए, ठीक है, दिल से। ऐसे ही, और यही क्वालिटी मोहम्मद बिन कासिम में भी थी। However, he practiced in practice he established a system in which all the human beings are equal. सब बराबर हैं। वही जो प्यारे नबी का रूल था, प्यारे नबी का था, कोई गोरे को काले पे तरजीह नहीं है, अरब को नॉन अरब पे तरजीह नहीं है, सब बराबर हैं। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर लिखा है कि थैंक यू, कि उसमें खड़े हो गए एक ही सफ में खड़े हुए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में मतलब कहाँ खड़े हुए थे? सफ कहाँ होती है? मस्जिद में। कि मस्जिद में जब कोई आ गया ना तो ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई गोरा है ना कोई काला है, एक ही सफ में खड़े होंगे सब, ना कोई बादशाह है ना कोई फकीर है। आप लोग बॉयज तो मस्जिद जाते होंगे, मस्जिद जाके देख, कभी ये हुआ है कि अमीर लोग आगे खड़े हों, गरीब लोग पीछे खड़े हों? सब बराबर खड़े होते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता। और औरतों में भी जब मस्जिद जाते हैं, औरतों में जो सेक्शन होता है मस्जिद का, उधर भी कोई नहीं पूछता कि भाई आप, हाँ ये है कि अगर बदबू आ रही हो आपके पास से या आपके सरों में जुएं नाच रही हैं तो फिर सब अलग हो जाएंगे आपसे, जाहिर है। मगर तो इसके ये सफाई का भी प्यारे नबी ने कहा है कि सफाई भी रखो। तो प्यारे नबी ने जो लेसन दिया है, हम हर अच्छे इंसान में वही सारी क्वालिटीज हैं, हर एक में। कायदे आजम में भी यही सारी क्वालिटीज हैं, यही सारी थी ना, कि वो सबकी बराबरी, इक्वालिटी रखते थे, स्ट्रांग थे, मेहनत करते, यही सब प्यारे नबी थे। शुरुआत किसने की है ये सब चीजों की? प्यारे नबी ने। तो हमारा इस्लाम मजहब है ही कितना खूबसूरत। हमारा इस्लाम मजहब में खूबसूरती देखो कि हमारा इस्लाम मजहब इस्लाम को नहीं प्रमोट करता, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है कि सब ह्यूमन है, सबके दिलों में दर्द है, सबके साथ अच्छा करो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी हो। प्यारे नबी तो जो हिंदू औरत थी जो कचरा फेंकती थी उसके पास जाते थे, जब वो बीमार हो गई तो उसके पास गए कि क्या हुआ, आपको तबीयत ठीक है आपकी? उसको इलाज के सामान लाकर दिया, फल फ्रूट लाके दिया कि ठीक हो जाए। किस लिए? ताकि फिर उठ के कचरा फेंके, इसीलिए ही किया होगा ना। वो तो पहले कचरा फेंकती थी, मगर हुआ क्या? हुआ ये जनाब के उन्होंने ये रकम कायम की और ऐसा किया कि आज हम बैठ के हजारों साल बाद प्यारे नबी के गुण गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ऐसी चीज की कि हम लोग आजादी से, औरत जिंदा है, पहली बात तो ये। प्यारे नबी ने तो जब देखा था, उन्होंने कहा था कि भाई इनको तो दफन करो, काट फेट के दफन करो इन लोगों को। जब बच्चियां, औरतें, लड़कियां पैदा होती थी क्या होता था? दफन कर देते थे, जिंदा दफन करो। प्यारे नबी ने आकर के अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब हुआ कि नहीं, ये सब नहीं होगा। तो आज हम सब बैठ के बड़े मजे से पंखों में मर्दों के साथ, लड़कों के साथ बैठे हुए, उनके मुकाबले पे बैठे हुए। ना कोई हिंदुएं होती, ना कोई मुसलमान होती, ना मिस मारिया होती, ना आप लोग होती। आज हमको बराबर में लड़कों के साथ जो बराबर, हमको तो लड़का पैदा होता था वो जिंदा रहेगा, लड़की तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है, सांस लेने का भी हक नहीं है। तो हमको अगर गैर मुस्लिम है उसको भी अल्लाह के बाद प्यारे नबी का तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। यस और नो? उनकी वजह से आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हम जिंदा ही उनकी वजह से। सिर्फ हम नहीं, हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी परनानी, हमारी दादी, फुप्पियाँ, सब औरतें, प्यारे नबी की वजह से हम सांस ले रहे हैं। नहीं तो आज हम सब कब्र में दफन हुई भी होती और यही माहौल चल रहा होता। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उन्होंने उनकी वजह से इस्लाम जो था वो ख़ास तौर से पढ़ाया जा रहा था सिंध में, और सिंध को फिर नाम दिया गया बाबुल इस्लाम, मतलब डोर ऑफ इस्लाम। ठीक है,
सिंध को ये नाम दिया गया और इसकी वजह से हमको मोहम्मद बिन कासिम की वजह से हमको बहुत इज्जत मिली। Therefore, the people of Sindh have always been fan of मोहम्मद बिन कासिम। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम के हम लोग सब फैन हैं। The conqueror of the Sindh is and are grateful to him and remember him with respect। आज हम इसीलिए उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतने काम करके दिए हमारे लिए। The conqueror of Sindh are grateful and remembered in respect। This was the reasons when the news of the death of his death reached the people of Sindh, they mourned. People were weeping and remembering Muhammad bin Qasim made Sindh the center of Islam। जब उनकी इंतकाल की खबर आई मोहम्मद बिन कासिम की तो सिंध में लोग बहुत रोए थे। This achievement will be written in the golden letters till the day of judgment। अब आखिरत तक। डे ऑफ जजमेंट का क्या मतलब है? आखिरत तक, ठीक है। जब हम सब मर जाएंगे, आखिरत होगी, आखिरत तक मोहम्मद बिन कासिम का नाम जबानों में रहेगा, लोगों के दिलों में रहेगा। समझ आई? चलो, गुड। मोहम्मद बिन कासिम की तरह हम कैसे बन सकते हैं? कैसे? सच बोल के और अच्छे काम करके, लोगों को हेल्प करके, अपनी 5 वक्त की इबादत करके और लोगों को, गैर मजहब के लोगों को भी हेल्प करके, एम्पैथी और सिंपैथी अपने अंदर पैदा करके, लोगों का एहसास और दर्द अपने दिल में रखो कि यार अगर जो बात मुझे बुरी लग सकती है वो उसको भी बुरी लगेगी। समझ आई?